राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं राजगीर के जंगल। ये इतने घने और भयानक हैं कि दिन के समय भी पेड़ों से छनती हुई सूरज की रोशनी यहाँ नाम मात्र की ही होती है। जंगली जानवरों के डर से आम लोग यहाँ कम आते हैं। इस जगह से सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पर उस नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं, जो इस दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो अपने वक्त में वैदिक भारत में हायर एजुकेशन के लिए सबसे खास यूनिवर्सिटी थी। लेकिन आज की तारीख में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि असल नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी इन जंगलों के अंदर मौजूद है। घने जंगल में पेड़ों के बीच आज भी जादू की ताकत से छुपी हुई, जहां सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स या स्टूडेंट ही पहुंच सकते हैं। जब तक आपके पास अंदर आने का इनविटेशन नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते और ना ही आपको कुछ नजर आएगा। इस यूनिवर्सिटी में आजकल मार्शल आर्ट्स, अय्यारी, जादू और अध्यात्म के साथ साथ कई मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। जंगल के ठीक बीच में कई एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस, बीच में बड़ा सा मैदान और उसके चारों तरफ इमारतें जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए चाहिए एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ कुछ और गुण। यहाँ एडमिशन के लिए कोई जैक काम नहीं आती, सिर्फ आपका हुनर, आपकी काबिलियत और मुश्किलों के सामने डटे रहने का आपका हौसला ही काम आता है। कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए आप नालंदा को नहीं चुनते, बल्कि नालंदा आपको चुनती है। हाँ, देश विदेश के होनहार बच्चों को चुनकर इस यूनिवर्सिटी में लाया जाता है। जिन परिवारों के बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाता है, वो बहुत गर्व महसूस करते हैं और बाकी के लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी बस बीते कल की कोई बात है, क्योंकि जो यहाँ गए नहीं उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है। लेकिन यहाँ बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि किताबी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ स्टूडेंट्स को कमांडो ट्रेनिंग पास करनी होती है। शस्त्र विद्या के अलावा 7 चक्रों को जागृत करना होता है। अपने बचपन को अलविदा कहने के बाद और जवानी की दहलीज तक पहुंचने से पहले भी एक उम्र होती है। इस उम्र में आंखों में बहुत से सपने होते हैं, दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। कुछ लोग इस उम्र में बहुत सीरियस हो जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अलमस्त, अल्हड़, मौज में दिन काटते रहते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास अलग अलग स्टूडेंट्स का मिक्स होती है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में, जहां आज मिस लोपामुद्रा पढ़ा रही हैं। यूनिवर्सिटी का नियम है कि सीनियर क्लासेस के ब्राइट स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ताकि उनका खुद का रिवीजन हो जाए और जूनियर स्टूडेंट्स बिना हिचक के सवाल पूछ सकें। वैसे तो सभी सीनियर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर मिस लोपामुद्रा की बात ही कुछ अलग है। 5 फुट 7 इंच लंबी मिस लोपामुद्रा किसी मॉडल से कम नहीं लगती। खूबसूरत चेहरा, कमाल की फिगर और कत्ल करने वाली आंखें, उन्हें देखकर हर जूनियर आहें भरता था। लेकिन यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन और नियमों से डरकर किसी की खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। 17 साल की मिस लोपामुद्रा जब भी क्लास लेने के लिए आती है, तो सभी की निगाहें उसके पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ तक कि जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी पर चिल्ला रही होती है, तब भी वो बेहद खूबसूरत लगती है। हर बार की तरह आज भी लोपामुद्रा पूरी तल्लीनता के साथ क्लास लेने में व्यस्त है। उसका पूरा फोकस स्टूडेंट्स को टॉपिक समझाने पर है। पढ़ाते पढ़ाते अचानक लोपामुद्रा की नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी, जो अपनी डेस्क पर अपना सिर झुकाकर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। इसे देखते ही लोपामुद्रा चुप हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर छा गई। वो अपने पैर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अब तक बाकी क्लास का ध्यान अपने क्लासमेट पर नहीं गया था, लेकिन लोपामुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बाकी सबका ध्यान भी अब इसी तरफ था। इस लड़के के क्लासमेट्स को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि ये बुद्धू बैक बेंचर लड़का फिर से मिस लोपामुद्रा की क्लास में सो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस बेवकूफ लड़के की हरकत को देखकर एक लड़का धीरे से अपने साथ बैठे लड़के के कान में बोला, मिस लोपामुद्रा जब भी क्लास लेने आती है
तो मैं तो उनकी नशीली आंखों में ही खोया रह जाता हूँ। पता नहीं ये बेवकूफ फिर से कैसे सो गया। लोपामुद्रा दबे पांव चलती हुई इस लड़के के पास पहुंची। वो लड़के की डेस्क पर झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, पर ये लड़का इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। लोपामुद्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे देखकर साफ था कि वो इस लड़के की अच्छी तरह क्लास लगाएगी, लेकिन तभी किसी ने एक नरम आवाज में उस लड़के को जगाने के लिए उसे आवाज दी। मयंक, ओ मयंक, उठ मयंक। यकीनन ये आवाज लोपामुद्रा की नहीं थी। मयंक, हाँ, यही नाम है इस बुद्धू बदतमीज का। तो ये आवाज मयंक के पीछे वाली डेस्क से आई थी। गहरी नींद में सो रहे मयंक को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो थोड़ा सा हिला डुला और फिर उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मलते हुए धीरे धीरे खोला। उसका सिर अभी भी उसके डेस्क पर ही था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी नजर अपनी डेस्क पर झुककर खड़ी लोपामुद्रा पर पड़ी। नींद से उठने के बावजूद मयंक के मुंह से निकला, वाह क्या फिगर है, 36, 24, 36। अपनी समझ में मयंक ने ये बात बहुत धीरे से बड़बड़ा कर कही थी, लेकिन क्लास पूरी तरह से शांत थी, इसलिए उसकी ये टिप्पणी पूरे क्लास को साफ साफ सुनाई दे गई। एक पल के लिए सब हक्के बक्के हो गए और उसके बाद पूरी क्लास को गुस्सा आ गया। एक लड़का तो उठकर ये तक बोला, मुझे भरोसा नहीं होता मयंक कि तुम मिस लोपामुद्रा के लिए ऐसी छिछोरी और गंदी बात कर सकते हो। कितने बेशर्म और कमीने हो तुम। ये बात सुनते ही मयंक ने अपनी आंखों को अच्छी तरह से मला और बैठकर अपने चारों तरफ देखा। पूरी की पूरी क्लास की नजरें उस पर टिकी हुई थीं और हर नजर में गुस्सा था। एक पल के लिए मयंक को ऐसा लगा कि अगर इस क्लास को मौका मिला तो अभी सब मिलकर उसे पीट डालेंगे। उसने घबराकर अपनी निगाहें मिस लोपामुद्रा से हटा ली और सामने की तरफ देखने लगा। जो शानदार नजारा कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने था, उसे फिर से देखने के लिए उसने अपनी नजरें घुमाई और फौरन उसे क्लास के स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो गुस्सा था वो याद आया और उसने नजरें ऊपर उठाकर उस शानदार नजारे वाली के चेहरे को देखा। उसे मिस लोपामुद्रा का खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा नजर आया। मयंक अंदर तक हिल गया। वो सोचने लगा कि अनजाने में वो ये क्या कर बैठा। उसे तो नींद में ये लगा था कि इरावती उससे पुकार रही थी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसे 16 साल की एक मासूम सी दिखने वाली लड़की नजर आई, जिसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। मयंक ने उस लड़की पर एक कहर भरी नजर डाली और बुदबुदाकर उसे कुछ गुस्से में कहा। अब वो समझ गया था कि उसके साथ नींद में धोखा हो गया था। वो समझा था कि उसे इरावती पुकार रही है और उसके बगल में खड़ी है, जबकि वो मिस लोपामुद्रा थी। उसने मन ही मन सोचा कि कप साइज में फर्क देखकर ही उसे समझ जाना चाहिए था। अपनी सोच से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने मिस लोपामुद्रा का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें समझाने के लिए कहा, आई एम सॉरी मिस लो। आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए, क्योंकि मिस लोपामुद्रा ने उसे कोई मौका न देते हुए उससे सवाल पूछ डाला, जल्दी बताओ, नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किसने की थी और कब? मिस लोपामुद्रा के चेहरे से साफ था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में तो थी ही, साथ ही साथ ये जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन मयंक ने क्रिएट कर दी थी वो उससे बचना भी चाह रही थी। मयंक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने जवाब देना शुरू किया, वेल, नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्त डायनेस्टी के रूलर कुमारगुप्त ने 414 से 455 एडी में स्टैब्लिश की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये जमीन और इस पर बनी इमारत बौद्ध संघ को दान में दी थी। ये इंडिया में हायर एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था और आज भी है। बिहार के नालंदा जिले में आज भी एक्सटेंडेड कैंपस के रुइंस हैं, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और असल यूनिवर्सिटी यहाँ राजगीर के जंगलों में है, जहाँ आप और हम सब इस वक्त मौजूद हैं। मिस लोपामुद्रा के चेहरे पर झल्लाहट साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मयंक ने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था। यही जवाब किताबों में भी लिखा था और यही उसे और बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता था। जवाब न देने पर वो मयंक को सजा दे सकती थी, जो इस वक्त नहीं हो सकता था। इसलिए उसने तमतमाते हुए फौरन अगला सवाल पूछा, भारत के किन्हीं 5 मार्शल आर्ट्स के नाम बताओ। मयंक एक पल को सोचने लगा।
मिस लोपामुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था कि मयंक को सोचता हुआ देखकर वो खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए इस लड़के की बदतमीजी के बदले इस लड़के को सजा दे ही डालेगी। मिस लोपामुद्रा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मयंक ने जवाब देना शुरू किया। सबसे पहला है कलरीपायट्टू, जो 4th सेंचुरी में केरल में स्टार्ट हुआ और भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। अगला है सिलंबम, जो तमिलनाडु का एक मॉडर्न और साइंटिफिक मार्शल आर्ट है और लाठी चलाने जैसा होता है। अगला मार्शल आर्ट मणिपुर के मेइती लोगों ने बनाया था। इसका नाम है थांगटा और सरित सरक। थांग मतलब तलवार और टा मतलब भाला। अगला नाम है थोड़ा। ये मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और इसमें लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट इन लाइन है पंजाब का गतका। इस आर्ट में कृपाण, तलवार और कतार आदि की तरह के हथियारों का यूज किया जाता है। पूरी क्लास ध्यान से मयंक के जवाब सुन रही थी। मिस लोपामुद्रा को इस बुद्धू लड़के से जवाबों की उम्मीद नहीं थी और वो इम्प्रेस्ड थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न लाते हुए अगला सवाल पूछा। फीनिक्स बर्ड के बारे में क्या जानते हो? जादू के इतिहास में फीनिक्स को एक बहुत ही प्यारा पक्षी माना जाता है। फीनिक्स बर्ड्स ओरिजिनली अरेबिया से बिलोंग करते थे और अप्रोक्सीमेटली 500 साल तक जी सकते थे। बूढ़े होने पर मरने के लिए ये खुद ही सूखे पत्ते और छोटी टहनियां इकट्ठी कर लेते थे और अपने पंखों की हवा से उसमें आग लगाकर खुद ही अपना अंतिम संस्कार कर लिया करते थे। इस तरह ये पक्षी आग में जलकर मर जाया करते थे। मिस लोपामुद्रा के साथ पूरी क्लास हैरान थी। क्लास में सोते रहने वाला ये नालायक सारे जवाब कैसे जानता था? मयंक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं